को बहुत कुछ याद है, लेकिन और भी मेहनत करना है। अब देखिए, हम लोग को देखना है इनके जॉइंट्स। जॉइंट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो हम लोग जो जॉइंट्स देखते हैं, इनमें एक आता है फाइब्रस जॉइंट, एक है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और एक है साइनोवियल जॉइंट। फिर बात करने लगे। इसीलिए आपको आगे बैठाते हैं। तो क्लास के बाद पूछ सकते हैं, क्लास के ड्यूरेशन में क्यों पूछ रहे हैं? डाइवर्ट हो जाइएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे बोन्स तो हो गए, सिस्टम भी पता चल गया, पर बोन्स बिना जॉइंट के बेंड करेंगे क्या? टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो वहां कोई होना चाहिए जॉइंट, जिसके वजह से वो फोल्ड एंड अनफोल्ड हो सके। तो इसीलिए जॉइंट्स का महत्व है। और इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट नाम से ही पता चलता है इसमें फाइबर्स होंगे, ठीक है। और हमारे बॉडी में वन ऑफ द टफेस्ट फाइबर्स में आते हैं कोलाजन, और एक आता है केराटिन। पर केराटिन मेनली प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। जैसे हमारी नाखून को बनाता है केराटिन प्रोटीन, हमारे हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है केराटिन प्रोटीन, है ना। और दूसरे मैमल्स जो हैं उनके सींग, जो हॉर्न्स हैं, जो क्लॉज हैं, है ना, वो सभी केराटिन प्रोटीन के बनते हैं। पर हमारे बॉडी में केराटिन प्रोटीन उन्हीं 2 जगहों पे बाहर की तरफ से दिखता है, और अंदरूनी हिस्से में ये साइटोस्केलेटन बनाने में मदद करता है। आप लोग तो एपिथेलियम टिश्यू उतना नहीं पढ़े, देखेंगे उसको कहीं हम लोग प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो सेल्स ऑफ द एपिथेलियम जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ जंक्शंस, बिकॉज एपिथेलियम टिश्यू जो सिंपल एपिथेलियम है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सिंगल लेयर में होता है। जैसे मान लीजिए कि घर में रोटी बन रहा है, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कई 8, 10, 20, 15 रोटियां रखी हुई है। तो अगर एक रोटी को एक लेयर ऑफ सेल मान लें तो मल्टी लेयर्ड हो गए, है ना। पर जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो एक रोटी जैसा है, मतलब उसमें मल्टीपल सेल्स तो हैं लेकिन सभी सेल्स एक ही लेयर पे। तो बड़ा प्रॉब्लम है, वेयर एंड टियर होने का, टूट के निकल जाएगा। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, नीचे की तरफ से एक सपोर्टिंग मीडियम देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। तो ये कह रहे थे कि देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन से तो उन्हें अटैच होने का जगह मिल गया, लेकिन आपस में कैसे जुड़े रहेंगे? एक एक सेल अगर ऐसे खींच दिया गया, बीच में गैप हो जाएगा, तो फिर कोई फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन उस बीच में घुस जाएगा, तो उसे सील करके रखना है। इस तरीके से अलग अलग पर्पसेस हैं। तो अलग अलग पर्पसेस में से एक ये भी होता है कि सभी सेल्स को एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रखे, बांध के रखे, और उसमें एक प्रकार का जॉइंट आता है, उसे कहते हैं डेस्मोसोम। अभी थोड़ा कहानी की तरह सुनिए, समय आने पे इसको हम लोग जगह पे प्लेस भी करेंगे ताकि आप लोग को नहीं लगे कि हम नया पढ़ रहे हैं। तो डेस्मोसोम जो होता है उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में केराटिन फाइबर्स होते हैं। तो केराटिन फाइबर का कमाल देख ही रहे हैं, हेयर्स कितने मजबूत होते हैं, है ना, और ये आसानी से टूटते भी नहीं है। बहुत सारा हेयर लेके आप उसका बंच बना के उसके बाद तोड़ने की कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान होता, नहीं, बर्न करना अलग चीज है, झड़ रहा है वो उसका जो रूट है, रूट के ऊपर के हिस्से से वो वीक हो जा रहा है, इसलिए वो जॉइंट जो है उसे वो ब्रेक करके गिर रहा है। पर गिरे हुए बाल को ऐसे तोड़िए ना, फिर आपको सच्चाई पता चल जाएगा, आसानी से नहीं टूटेगा। इट हैज स्ट्रेंथ। तो एक सिंगल हेयर में इतना स्ट्रेंथ है, मल्टीपल हेयर्स अगर हो जाए तो वो कितने मजबूत होंगे, दैट इज द थिंग। एनीवे, सो
मॉलिकुलर लेवल पे अगर जाएंगे, सेलुलर लेवल पे जाएंगे, तो सेल को सेल से बांधने के लिए वही डिस्पोसोम्स काम आते हैं वहां पे, ठीक है। साइटोस्केलेटन के हिस्से भी हैं वो भी शायद होगा आपके सेल वाले चैप्टर में, साइटोस्केलेटन। तो देखिएगा उसमें 3 तरह के जॉइंट्स के बारे में लिखा है कहीं। एनीवे, सो हम ये कह रहे थे केराटिन प्रोटीन्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन केराटिन प्रोटीन्स के मदद से क्या होता है कि सरफेसेस एक दूसरे के साथ अटैच रह सकते हैं। पर यहां मतलब ये सारा डिस्कशन कहां से है, फाइबर्स के टर्म से, है ना, क्योंकि हमारे जो पहले टाइप के जॉइंट है वो फाइब्रस जॉइंट है। तो 2 तरह के काफी स्ट्रॉन्ग फाइबर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एक हो गया कोलाजन फाइबर और दूसरा हो गया केराटिन। और ये कोलाजन फाइबर हमारे बोन्स पर भी होते हैं, मसल पर भी होते हैं। याद कीजिए तो कहां पे मसल में कोलाजन फाइबर के बारे में बात हुई थी? हाँ, तुरंत पलटने लगे। मेमोरी डाउन द लेन जाइए, मतलब याद कीजिए ही नहीं कि कॉपी पलट लिए। मसल रिवीजन किए अच्छे से, बताए थे 3 तरह का लेयर है, 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू से वो जुड़े रहते हैं, सब भूल गया। इन कनेक्टिव टिश्यूज को बनाने के लिए कोलाजन फाइबर्स हैं, राइट। तो कोलाजन फाइबर देखने में व्हाइट कलर का लगता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट फाइबर, दिस इज द बेसिक रीजन। तो फाइब्रस जॉइंट में वही कोलाजन फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में रहता है, और इसे बनाने वाले क्या कहते हैं सेल्स जो होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट कहलाते हैं, जो फाइबर्स सिक्रेट करते हैं। एनीवे, फाइब्रस जॉइंट्स इनकी खासियत क्या है, दे गिव इमूवेबल जॉइंट्स, यानी फाइब्रस जॉइंट जहां रहेगा हमारे स्केलेटल सिस्टम में वो मूव नहीं करेंगे, इमूवेबल होता है। मेड ऑफ प्रिंसिपली white fibers present between the bones of cranium। अब आप अप्रिशिएट करेंगे क्यों हमारे, मतलब हम जब मैच्योर कर जाते हैं, खोपड़ी अच्छा से बन चुका होता है, अब दवाइयां नहीं दबेगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारे जो क्रेनियल बोन्स हैं, जैसे बार बार बोल रहे हैं, फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये आपस में जो जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। और देखिए ना, ये इसको मूवेबल नहीं रखता, इसीलिए इस जॉइंट में मूवमेंट नहीं होती। तो यहां ये पाए जाएंगे सेकेंड नंबर ऑफ जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और कार्टिलेज की खास बात क्या होती है, ये एक स्केलेटल टिश्यू ही है। अच्छा, पहले लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ी बात करेंगे। हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट जो है
वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है मेड ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज का प्रेजेंस तो जानते ही होंगे हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है। कार्टिलेज हार्ट में नहीं, ईयर में है। सॉफ्ट बोन। अच्छा, प्रॉपर जगह पे पूछेंगे यहाँ कार्टिलेज है कि नहीं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा है ना, चैलेंज दिए हैं आप, ठीक है। एनीवे, हमारे जो स्ट्रक्चर्स जो देखने में एक प्रॉपर शेप एंड साइज के हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, वो एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर, मतलब एक्सपेंशन उसमें थोड़ा सा स्लाइट पॉसिबल है, वो एरियाज या मूवेबल है स्लाइटली, फिर अपनी जगह अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, वो एरियाज मोस्ट ऑफ द टाइम कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। और हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, उन वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स को एक दूसरे से अटैच रखने के लिए कार्टिलेज का जरूरत पड़ता है। तो ये पाए जाएंगे कहाँ पे, इन द इंटर वर्टिब्रल रीजन्स फॉर joining the vertebrae। जितने वर्टिब्रल बोन्स हैं उनको एक दूसरे से अटैच रखने के लिए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होंगे, ठीक है। इनकी खासियत क्या है, इनमें कुछ बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ड्रोइटिन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, हाइलुरोनिक एसिड है। तो इनकी खासियत क्या है, एट द सेम टाइम ये हाइड्रोकार्बन है और दूसरी तरफ इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी होती है, और जहां पे भी पोलर बॉन्ड होंगे उनकी खासियत क्या होगी, दे विल शो एफिनिटी फॉर द वाटर, ठीक है। तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, और जहां वाटर होगा थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाता है, थोड़ा सा प्लाइबिलिटी, मतलब थोड़ा फैल सकते हैं, लाइक दैट। यानी सॉलिड मैट्रिक्स तो है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में मेनली तीन पार्ट होते हैं, एक होता है उसका मैट्रिक्स, सतह, सरफेस, दूसरे उसमें फाइबर्स, और तीसरा उसमें होते हैं सेल्स। तो इसमें मैट्रिक्स भी है, सेल्स भी है, फाइबर्स का वैसा कोई डेफिनेट रोल इसमें नहीं है। तो इसके मैट्रिक्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर एब्जॉर्बिंग है, हाइग्रोस्कोपिक है, ऐसे समझ सकते हैं। इस वजह से इसका मैट्रिक्स क्या होता है, वाटरी होता है, चीजी होता है। तो चीज को जैसे दबाते हैं फैलता है, चीज यानी पनीर, पनीर को दबाते हैं जब तक कि ना टूटे, दबाइएगा तो फैलेगा ना, और छोड़ दीजिएगा फिर देखिए अपनी जगह वापस आ जाता है, जब ठंडा रहता है, सॉलिडिफाइड है, उस समय की बात कर रहे हैं। वो नहीं एकदम गर्म है, पिघला हुआ है, तो जहां दबाए वहीं पे एकदम पसर गया, वैसा नहीं। जो हार्ड आप देख रहे हैं सॉलिडिफाइड है, उसको दबाइएगा दबेगा, फिर अपनी जगह वापस आता है, लाइक दैट। तो ये भी जो कार्टिलेजेस हैं उस तरह के ही स्ट्रक्चर के होते हैं। जिसका बेनिफिट क्या होता है कि ये दो तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, एक हड्डी को, एक बोन को दूसरे बोन के ऊपर फिक्स होने नहीं देता है ना, एक गैप, एक डिस्टेंस रखता है। दूसरा, प्रेशर को टॉलरेट करने में मदद करता है। वर्टिब्रल कॉलम के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, प्रेशर को टॉलरेट करने में मदद करता है। सोचिए, सबसे नीचे वाले वर्टिब्रा के ऊपर पूरे 2500 वर्टिब्रा का लोड है, 25वें और 26वें के ऊपर, है ना। पूरे ऊपर के 24 वर्टिब्रा का लोड है, उसके ऊपर इतना बड़ा सर, उसके ऊपर इतना बल्कि, और जो लोग वेट गेन किए हुए हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे लोड को वो कैसे टॉलरेट करेगा अगर जो जॉइंट है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं हो, यानी शॉक एब्जॉर्बर टाइप मटेरियल अगर नहीं होगा
तो पूरा टूट के एक दूसरे के साथ आ जाएगा और बोन्स फ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेस देन अ इंच टू 1 इंच, लगभग लगभग हमारी लंबाई बढ़ती है। रीजन क्या है, जब हम खड़े होते हैं सारे जॉइंट्स जो हैं, है ना, वर्टिब्रल कॉलम के, वो सब दबते हैं। तो दबेगा तो कंप्रेस होगा। जो हम सोते हैं अच्छी साउंड स्लिप में होते हैं तो वर्टिब्रा के ऊपर से पूरा स्ट्रेस चला जाता है, तो जितना फैला हुआ उन जॉइंट्स को होना चाहिए वो लगभग लगभग उतने फैले हुए होते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा लेंथ थोड़ा एक्सपेंड करेगा। दिस इज ऑल। तो बहुत सारी बातें होगी, इससे समझ में आ रहा होगा कि क्यों यहां पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं और ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे पाए जाएंगे। अब है साइनोवियल जॉइंट्स। ये इन तीनों जॉइंट्स में सबसे अनोखे हैं। पहला रीजन इसके बारे में, दे फॉर्म a kind of joint surrounded with a fluid called synovial fluid. अब इस साइनोवियल फ्लूइड की जरूरत क्यों पड़ती है वो देखिए। लगभग सभी साइकिल राइडिंग तो करते ही हैं, है ना। आज के डेट में अगर हम साइकिलिंग नहीं करें तो एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना हमारे लिए मुश्किल है। तो जो भी साइकिल चलाते हैं वो एक काम जरूर करते हैं, कुछ करें ना करें साइकिल में ऑयलिंग जरूर करते हैं, और नहीं तो फिर मिस्त्री उसका ऑयलिंग करेगा। करता तो है, या तो आप कीजिए या वो करेगा। पर ऑयलिंग क्यों करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन कम हो जाए। नहीं होता तो गिर ही जाएंगे, इतना तो फिजिक्स आप लोग को आता ही है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो चेन चलेगा ही नहीं और वो जो फ्री व्हील है वो घूमेगा ही नहीं। लेकिन उस फ्रिक्शन को अगर बढ़ा देंगे, अगर वो बढ़ने में मदद करेंगे तो फिर इतना ज्यादा हो जाएगा फिर वो नहीं घूमेगा। तो बीच बीच का रखना है फ्रिक्शन को थोड़ा कम करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, वो जो फ्रिक्शन के वजह से उसका वेयर एंड टियर होता है वो डिले हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। तो ऑयल क्या होता है, स्लिपरी मटेरियल है, सरफेस को वो स्लिपरी बना देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो जहां पे एक दूसरे के साथ गियर्स ज्वाइन कर रहे हैं और वो एक दूसरे को पुश या पुल कर रहे हैं, वहां पे फ्रिक्शन कम होने के कारण वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं। जैसे फ्री व्हील है, अंदर में देखिएगा उसमें बॉल्स होते हैं, बॉल बियरिंग कहते हैं उसको। जैसे फैन है एक जो घूम रहा है साउंडलेस, बिकॉज ऑफ दैट उसमें हाईली रिड्यूस करने वाला फ्रिक्शन मटेरियल डाला हुआ है, इस वजह से वो साउंडलेसली घूम रहा है। तो जहां पे भी रोटेशन होता है वहां पे फ्रिक्शन होगा ही। फ्रिक्शन मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ऑयली मटेरियल डालते हैं, विस्कस सब्सटेंस। ठीक उसी तरीके से जैसे ये हाथ की हड्डियां हैं, गर्दन है ना, उसके बाद ये शोल्डर जॉइंट्स हैं हमारे, ये पैर का जो जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, एटसेट्रा, है ना। तो एंकल, नी, इन सब जगहों पे जहां पे जॉइंट्स हैं ये लगातार टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं। तो बोन्स एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे, घिसेंगे। तो सोचिए, तो एक आदमी का एवरेज एज, अगर आज के डेट में इंडियंस का एवरेज लाइफ काफी बढ़ गया है, पहले तो 45-50 हुआ करता था, काफी कम था। धीरे 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 जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़े, है ना, न्यूट्रिशनल आउट इनपुट हम लोग का बढ़ा है, बेटर हुआ है, अर्निंग स्टेटस बढ़िया हुआ है, वैसे वैसे हम लोग का लाइफ स्पैन बढ़ गया, क्योंकि डिजीजेस अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इतने लंबे समय तक 70-75 साल जो भी एवरेज लाइफ है, इतने दिनों तक उन जॉइंट्स के साथ कोई कैसे रह सकता है जो लगातार मूव कर रहा है और घिस रहा है। तो उनका कहीं ना कहीं सर्विसिंग होना चाहिए।
तो फॉर दैट पर्पस देयर इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड विच इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स। जॉइंट जो जहां पे बोन्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, आपस में फ्रिक्शन ना करें, उसे घटाने के लिए वहां फ्लूइड डाला हुआ रहता है ताकि ये जॉइंट्स लंबे समय तक चले। ठीक है, तो इसीलिए साइनोवियल जॉइंट्स की खासियत क्या हुई कि इसके पास फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है जो कि उसको फ्रिक्शन घटाने में मदद करता है। अब ऐसे जॉइंट्स कहां पर होंगे, तो इन्हें फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। और साइनोवियल जॉइंट में एक टाइप है बॉल सॉकेट जॉइंट। याद कीजिए, बॉल सॉकेट जॉइंट का स्ट्रक्चर हम लोग दो जगह देख चुके हैं, दोनों गर्डल्स में। यहां पे एक कैविटी है शोल्डर में, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम, नहीं पिक्टोरल तो गर्डल हो गया। गर्डल में जहां आके हाथ का डी, इसका नाम क्या है इस हड्डी का, ह्यूमेरस। ह्यूमेरस आके जहां पे क्लैविकल से जुड़ेगा उस एरिया का नाम, वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लेनॉइड कैविटी। याद आ रहा है, यहां पे ऐसे बनाए थे, ह्यूमरस ऐसे आके जुड़ा था लाइक दिस। तो वो देख रहे हैं ना, उसका ह्यूमरस का एंड कैसा है, बॉल लाइक, और ये ऐसा सॉकेट है जिसमें आके बॉल फिट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बॉल सॉकेट जॉइंट। और नीचे पेल्विक गर्डल पे आपको बताए थे कि कॉक्सल बोन में 3 बोन्स हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, और तीनों का जो जंक्शन पॉइंट है वो ऐसे कर्विकुलर स्ट्रक्चर बनाता है, और वो एसिटाबुलम कहलाता है, जहां पे आके फीमर का हेड अटैच होता है। ठीक है, तो दोनों ही जगह पे देखिएगा वो बॉल लाइक प्रोजेक्शन है जो अपने कटोरी में, अपने सॉकेट में जाके फिट होता है, इसलिए इसे, इस तरह के जॉइंट्स को बॉल सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। और देखिए, ऐसा कभी हो सकता है कि हम ना चलें, हाथ पांव ना हिलाएं, करेंगे ही, तो इसलिए बहुत ज्यादा इनमें मूवमेंट होता है, इसलिए यहां पे साइनोवियल जॉइंट होना बनता है। फाइब्रस जॉइंट अगर होता, थोड़ी देर के लिए सोचिए, फाइब्रस जॉइंट होता तो क्या इन्हें मूव करने देता, नहीं देता। क्या यहां अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट होता तो क्या इन्हें ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि ये लिटिल बिट ऑफ कंप्रेस होते हैं, लेकिन ये उन्हें, है ना, इस तरीके से मूवमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करते। सो बॉल सॉकेट जॉइंट, इनके एग्जाम्पल कहां मिलेंगे, इन द शोल्डर, where humerus joins at glenoid cavity, या सिंपली इसको शोल्डर जॉइंट भी कह सकते हैं। दूसरा कहां मिलेगा, हिप जॉइंट, एट, हिप जॉइंट करना सही नहीं रहेगा, in the pelvic girdle, where femur joins at acetabulum। बहुत स्पेसिफिक हो गया और ये आप भूलेंगे भी नहीं। तो ग्लेनॉइड कैविटी में ह्यूमरस और एसिटाबुलम में फीमर जहां पे ज्वाइन कर रहा है, ये बॉल सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है,
दूसरे प्रकार का जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट। कैसा होगा पाइवोट जॉइंट जानते हैं? जैसे ये आपका कैमरा लगा हुआ है ना, ये एरिया स्पेशली, ये आके देखिए ये पाइवोट है, ये पूरे को संभाले हुए है ना, ये चाहे तो ऐसे ऐसे घूम सकता है फॉर एग्जांपल, दिस इज पाइवोट। या ये वाला और ज्यादा अच्छा एग्जांपल है, ये चारों तरफ घूम सकता है, पाइवोट कर रहा है। तो पाइवोटल जॉइंट का मतलब इस तरह के जॉइंट। अब सोचिए तो हमारे बॉडी में ऐसा जॉइंट कहां पे? नेक, हमारा सिर ऊपर है और ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और तो और बॉल सॉकेट जॉइंट की खासियत क्या है? ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री रोटेशन देता है। ऐसा हाथ घूम सकता है ना 360 डिग्री, प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन। तो बॉल सॉकेट जॉइंट सबसे ज्यादा मोबिलिटी देता है, इसलिए हाथ और पैर की हड्डियों में बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब हाथ जहां जुड़ता है और पैर जहां जुड़ता है। वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, गलत समझ जाएंगे हम। नाउ पाइवोटल जॉइंट ये भी मूवमेंट तो देता है, मोबिलिटी देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो 360 डिग्री में नहीं रोटेशन देता है, जिसका गर्दन पीछे घूम गया पीछे ही रह जाएगा, आगे नहीं आएगा। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। उल्लू ये 360 डिग्री में गर्दन घुमा के देख सकता है, ऐसे ही या बैठे बैठे पीछे देख लेगा फिर वापस। बर्ड्स की भी गर्दन काफी घूमते हैं, हाँ पीछे घूम के फिर आगे बैठे, सही है। कभी भी इन लोगों का दिमाग मैनिपुलेशन से बाज नहीं आएगा। इसका अच्छा चीज नहीं देखेंगे हम, सुरक्षित रहेंगे, एग्जाम में काम आएगा। वाह वंडरफुल। कैमरा को कैसे धोखा दीजिएगा, और इसीलिए कैमरा भी वैसे ही रहता है 360 डिग्री में घूमने वाला, चारों तरफ देख लेता है। पर उसके लिए आपको उल्लू बनना पड़ेगा, पर ये उल्लू बना बनाया है। एनीवे, तो पाइवोटल जॉइंट की खासियत क्या है? ये ऐसे जगह पे होंगे जहां हमें रेस्ट्रिक्टेड लेकिन वेरी हाई डिग्री ऑफ रोटेशन। ज्यादा पीछे घूमिए नहीं, नहीं तो उल्टा बैठ के बेंच ये क्या कहते हैं, बोर्ड देखना पड़ेगा। पाइवोटल जॉइंट कहां पे होंगे? अब ज्यादा जरूरी जगह है, ये तो समझ गए कि गर्दन में होगा, लेकिन गर्दन में स्पेसिफिक पोजीशन बताना पड़ेगा। तो देखिए, पहला वर्टिब्रा उसका नाम है एटलस, बताते समय बताए भी थे, है ना। वर्टिब्री है हमारे 26 वर्टिब्री हैं, इनको सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम एंड कॉक्टिजियल, इन हिस्सों में बांटते हैं, हर एक के अपने अपने नंबर है। तो जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसे कहते हैं, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसे कहते हैं एटलस, ठीक है। ये हमारे स्कल के साथ जुड़ा हुआ है, और कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल बोन है ना, ऑसिपिटल बोन के साथ बताए थे कि दो ऐसे सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स नीचे के तरफ लगे होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से हमारे स्कल को जोड़ेगा, उन्हें कॉन्डाइल कहते हैं। और हमारे स्कल में दो कॉन्डाइल है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ठीक है। और इस कॉन्डाइल के ऊपर के तरफ स्कल है, नीचे के तरफ हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो जो एटलस है वो पहला वर्टिब्रा एक कॉन्डाइल के साथ ऑसिपिटल बोन को जोड़ता है, ठीक है। ये हो गया। क्योंकि देखिएगा, आपको लगता है कि हमारा गर्दन सब तरफ से जुड़ा हुआ है, यहीं से जुड़ा हुआ है आगे की तरफ से, है ना। पीछे अगर जुड़ जाएगा, कहां जुड़ेगा? स्कोप दिख रहा है? नहीं। तो ये एटलस से हमारा ये जुड़ा स्कल, और एटलस और दूसरा वाला जो वर्टिब्रा है उसे कहते हैं एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है वो है हमारा पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ हमारे हेड को मोबिलिटी देता है। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस, सेकेंड वर्टिब्रा एक्सिस, between them
द जॉइंट इज pivotal joint. ऊपर मिटा दें, इसका तो काम हो गया. नॉट टू फॉरगेट, हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स पे चल रहे हैं. नंबर 3, हिंज जॉइंट. तीसरे तरह का जो साइनोवियल जॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं हिंज जॉइंट. हिंज समझते हैं किसको कहते हैं? फोन नॉट अलाउड, अंदर रखिए, भूल जाइए फोन लगे रहे. अब देखिए, हिंज जॉइंट ये समझते हैं कहां पर है? जैसे वो डोर खुलता है, वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना, जिसमें नट पेंच है, स्क्रूज हैं, जो दरवाजे को और जो चौखट है, फ्रेम है, उसको जोड़े हुए, और वो ऐसे घूमता है. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये घूम सकता है. ठीक है, वो ऐसे नहीं, ये वाला, ये हिंज जॉइंट इन द रिस्ट. और कहां होगा? इन द एंकल. हिंज जॉइंट नहीं, ये रिस्ट नहीं कहिए, ये एल्बो, एल्बो, ये वाला हिंज जॉइंट है. ये हिंज जॉइंट, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. किसी का देखें पीछे की तरफ चला गया, नहीं जाएगा. उसके बाद ये घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट. तो हिंज जॉइंट क्या है? दीज आर द काइंड ऑफ जॉइंट गिविंग अस folding in one direction only. हम लोगों को केवल एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल इन द एल्बो, in the knee, third type of joint is hinge joint. ठीक है, इसके बाद चौथे प्रकार का जो साइनोवियल जॉइंट है वो कहलाता है ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइड करना, ऐसे जाना वापस आना, ऐसे जाना वापस आना, दिस इज ग्लाइडिंग. और नंबर 5 है सैडल जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट्स ये मिलते हैं बिटवीन द बोन्स ऑफ कार्पेल्स, टार्सल्स, यस, द रिस्ट जॉइंट. रिस्ट में जो बोन्स हैं, कार्पेल, इनके बीच में जो जॉइंट है, इट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, और सैडल जॉइंट ये रहते हैं बिटवीन द
joints of between the bones of कहना चाहिए, between the bones of carpal and metacarpal. Tarsal and metatarsal. और भी कोई जॉइंट बाकी रह गया, या और कहीं पे हमारे ऐसे जगह हैं जहां पे जॉइंट्स हैं पर हम इनमें एग्जांपल्स में नहीं लाए? थोड़ा ध्यान लगाइए, यही पूछने जा रहे थे। ये कैसा जॉइंट होना चाहिए? उंगलियों का जॉइंट। यहाँ वो तो अलग चीज है, पहले यहां पर देखिए, ये साइनोवियल जॉइंट होगा कि नहीं होगा? इनके मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, कोई पीछे की तरफ उंगली ले जाता है क्या? ऐसे जाके यहां टच कर जाए, जब भी आएगा इधर ही आएगा, उधर तो जाएगा नहीं, है ना? तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है। हाँ, उससे ज्यादा कीजिएगा फिर डॉक्टर ही आपका देखेगा सीधा करने के लिए। तो इन 5 तरह के जॉइंट्स में से किस जॉइंट के अंतर्गत आपके फिंगर जॉइंट्स आ सकते हैं? कुछ सोचिए। हिंज में ही आएगा, है ना? इसी तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम। अब है इसकी बीमारियां, डिजीजेस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। हो गया, मिटा दें? फिर गप करने लग गए। अब है डिजीजेस ऑफ द skeleton and muscular system। पहले हम लोग नाम लिख लें, फिर इसके बाद एक एक को देखते हैं। एक है ऑस्टियोपोरोसिस, नंबर 2 है गाउट, नंबर 3 है आर्थराइटिस, नंबर 4 है माइस्थेनिया ग्रेविस, नंबर 5 है माइस्थेनिया ग्रेविस, एक और है यस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एक और है टिटेनी। एटसेट्रा, और भी बहुत है, इतना ही हम लोग लेके चलते हैं। पहले लिस्ट लिखिए, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। ऊपर मिटा दें, हो गया? हिंज जॉइंट हो गया, नंबर 3 हो गया ना?
ग्लाइडिंग जॉइंट भी हो गया। लास्ट सैडल जॉइंट between carpal and metacarpal and tarsal and metatarsal. चलिए, ऑस्टियोपोरोसिस ये मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर 45, 50, इवन आफ्टर 60, 70 ईयर्स ऑफ एज लोगों को होता है मोस्ट ऑफ इट। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है एक स्टेज के बाद, एज के बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा एपेटाइट कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है। एक तो ये है, दूसरा है हमारा खान पान अच्छा नहीं होता, बैलेंस डाइट हम लोग नहीं लेते। हर न्यूट्रिएंट का जो परसेंटेज हमारे न्यूट्रिशन में होना चाहिए वो हम मेंटेन नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगती है, और कैल्शियम डिफिशियंसी से एक स्टेज पे ऐसा होता है कि बोन्स फ्रेजाइल हो जाते हैं। सबसे बड़ा जरूरी चीज है, देखिएगा बोन टिश्यू जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोन के पर्पसेस पढ़ते हैं, बोन किस लिए है ये तो सभी जानते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को बना रहा है, हमें एक ढांचा दे रहा है। इसके अलावा और इमीडिएट क्या काम है इसका, तो एक बोन में कैविटीज होते हैं, है ना, और उसमें बोन मैरो रहता है, एक पल्पी टिश्यू रहता है बोन मैरो। और बोन मैरो वो एरिया है जहां हमारा ब्लड सेल्स बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ऑल आर फॉर्म देयर बोन मैरो। देखते ही इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। इसके अलावा एक और चीज है, हमारे बॉडी में कैल्शियम का स्टोरेज, कैल्शियम का रिजर्वायर बोन ही है। तो अगर कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम का भी बहुत सारे मल्टीपल रोल्स है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नर्वस ट्रांसमिशन में, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में। देखे ही है, अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम बाहर ना आए तो कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आने के बाद वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, और ट्रोपोनिन बाइंडिंग के वजह से ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटता है, जिस वजह से एक्टिन के साथ मायोसिन हेड के बाइंडिंग का साइट ओपन होता है ना। कॉन्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल वही था। तो कैल्शियम यहां पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और एक जगह है जहां पे कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है क्या? ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम के बिना वो मैकेनिज्म पूरा नहीं हो पाएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह कैल्शियम काम करता है। तो ये तो इमीडिएट डे टू डे एक्टिविटीज में हर मोमेंट में इसका जरूरत पड़ता है। हम सोए भी रहते हैं तो हमारा कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन तो हो ही रहा है ना। कौन आदमी सोते हुए एक ही पोस्चर में, रात में जो सोया सुबह में उसी पोस्चर में उठता है? कभी नहीं। हाथ पांव हिलाता ही है, इधर उधर करवट लेता ही है। यानी कैल्शियम इज रेगुलरली यूज ड्यूरिंग इवन आवर स्लीप। बात नहीं, ड्यूरिंग इवन आवर इन आवर स्लीप ऑल्सो, हमारे सोते समय में भी कैल्शियम का यूज हो रहा है। आप कुंभकर्ण से मिले हैं? मिलिएगा तो बताइएगा वो कैसे थे, फिलहाल नहीं बात करें। तो क्या है कि कैल्शियम के बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत सारे कारणों से होती है, पर अगर डिफिशियंसी होगी उन एक्टिविटीज को रोका नहीं जा सकता। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोक नहीं सकते, नर्वस ट्रांसमिशन को रोक नहीं सकते, है ना। अगर कहीं कट एंड वेयर एंड टियर हुआ, जहां से ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडेड पोर्शन को, जहां से ब्लड लॉस हो रहा है, उसको रोकना जरूरी है। ये इमीडिएट इंपैक्ट है, इमीडिएट इफेक्ट के लिए कैल्शियम जरूरी है। उस समय बॉडी ये नहीं सोचेगा, हमारा मैकेनिज्म, हमारा फिजियोलॉजी ये नहीं सोचेगा कि बोन में से कैल्शियम निकल रहा है। अगर कैल्शियम नहीं लेकर आए तो पर्सन विल नॉट सर्वाइव। इसीलिए रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड ऑफ द टाइम है। तो बोन में से कैल्शियम निकाल के धीरे धीरे उधर तो ले जाएंगे, लेकिन अगर भरपाई नहीं कर रहे हैं तो एट द एंड क्या होगा? कैल्शियम लॉस ही होगा ना। सो दीज आर द थिंग्स। इसीलिए क्या होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से बोन्स फ्रेजाइल हो जाते हैं, और इसी कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब
फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत ज्यादा आती है, मेल में कंपैरेटिवली कम। उसके पीछे रीजन है, जब आप लोग 8th स्टैंडर्ड में एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी वाला टॉपिक पढ़े होंगे, उसमें आपको मिला होगा जब हम एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेज आता है उसे कहते हैं एडोलेसेंस। और ये वो स्टेज है जिस समय हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। एंड दैट बिकॉज ऑफ, आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, लास्ट चैप्टर आई थिंक, उसमें हॉर्मोन्स है ना, जो हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ में रोल प्ले करते हैं। एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का भी पार्ट है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। वो मैच्योर जब करता है तो फिर हाइपोथैलेमस मैच्योर करने के बाद वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको कहते हैं GnRH। और GnRH के मदद से हमारे पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं, गोनाडल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो जाके एक्शन करते हैं तो मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाते हैं। और एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में कैल्शियम मेंटेनेंस के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको है ना मेंटेन करने में मदद करता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन। अब दोनों में देखिएगा कंपैरिजन, तो एक स्टेज के बाद फीमेल्स में ये जो गोनाडल हार्मोन्स हैं, गोनाडल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। दैट इज आफ्टर 45 to 50 अराउंड। तो चूंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है तो कैल्शियम मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वन मस्ट हैव एक्स्ट्रा डोज ऑफ कैल्शियम, साथ में विटामिन डी, ताकि वो कैल्शियम होल्ड कर सके, स्टोर कर सके। मेल में टेस्टोस्टेरोन काफी लंबे समय तक फंक्शनल रहता है, पर उसमें भी एंड्रोजेनिक डिप्रेशन आता है ना, हायर क्लासेस में जाके आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, एंड्रोजेनिक डिप्रेशन भी होते हैं मेल्स में। और इसीलिए सेप्टाजेनेरियन जो 70 साल के हैं या 80 साल के उम्र के लोग हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी कम हो जाता है, इसलिए उनके भी बोन्स उस समय जाके फ्रेजाइल होने लगते हैं। तो ऑन एन एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है विथ एज, लेकिन उतने जल्दी नहीं जितना कि फीमेल में होता है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत फीमेल्स में अधिक होती है, मेल्स में कम। अब ये तो समझ गए कि कैल्शियम डिफिशियंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसमें होगा क्या, बोन हो जाते हैं वीक, जिसे कहते हैं, इसलिए क्या हो गया, वीक बोन आसानी से टूट सकता है, टूटने को फ्रेजिलिटी कहते हैं। सो द बोन्स बिकम फ्रेजाइल इन द केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाउट। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं, हमारे बॉडी से मेजॉरिटी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया। अमोनिया बनता है और अमोनिया को लिवर में यूरिया साइकिल के मदद से यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, और अमोनिया से यूरिया बनने में एक मॉलिक्यूल अमोनिया और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है, तब जाके यूरिया बनता है। इट इज NH2CONH2। तो लेटर ऑन आप देखेंगे कि इसको तैयार करने में 2 मॉलिक्यूल अमोनिया और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है, पर आपस में कार्बन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 है, अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है, 3। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है, 3। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, कितना बचा, NH2। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, कितना बचा, NH2। इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया, कितना बचा, CO। अब ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर निकालो, बच गया क्या, NH2CO NH2। आप ऐसे समझ सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग। 2 मॉलिक्यूल अमोनिया और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली यूरिया साइकिल के थ्रू हमारे लिवर में यूरिया फॉर्म करते हैं, और ये अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने का एक अच्छा तरीका है। पर इसके अलावा भी एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनता है, दैट इज यूरिक एसिड, लेकिन यूरिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है,
अब है क्या, अगर किसी कारणवश यूरिक एसिड का क्वांटिटी बॉडी में बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ गया, तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम क्या है, ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। तो रेंगते रेंगते ऐसे धीरे धीरे कर करके बॉडी से किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, बहुत थोड़ी मात्रा में यूरिन में यूरिक एसिड बाहर आता है, नेग्लिजिबल। तो बॉडी में बनाता भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बनता, लेकिन किसी कारण से यूरिक एसिड अगर बढ़े, और यूरिक एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़ता है न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान, यानी वो जब टूटते हैं, उनका जब डिग्रेडेशन होता है, तब यूरिक एसिड बनता है। ऐसे प्रोटीन डिस्ट्रक्शन से प्रोटीन जब यूज होता है उससे अमोनिया निकलता ही है, पर न्यूक्लियोटाइड वो जब टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है एज ए एक्सिटरी प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। तो अगर न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन हमारे न्यूट्रिशन में ज्यादा हो गया, जैसे सीड बेस्ड चीजें अगर हम ज्यादा खाते हैं, जैसे दाल सीड है, टोमेटो के सीड्स हैं, है ना, तो सीड बेस्ड न्यूट्रिशन अगर हमारा ज्यादा रहता है तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम यूरिक एसिड को ज्यादा एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो आके ऐसे जगहों पे रुकने लगेंगे जहां पे थोड़ा स्टेबिलिटी है, थोड़ा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जॉइंट्स में आके जमा होते हैं, इसीलिए क्या होता है, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड गाउट। तो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स इज कॉल्ड गाउट। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही एक डिसऑर्डर हुआ। तो फिर यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए उसके मेडिसिन होते हैं, xanthine ऑक्सीडेज कहते हैं, उस एंजाइम को इनहिबिट अगर हम लोग कर देते हैं तो यूरिक एसिड बनना कम हो जाता है। इस तरीके से जितना बना हुआ है एलिमिनेट तो हो ही रहा है, धीरे 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 करते करते जो जमा हुआ यूरिक एसिड है बॉडी से बाहर निकलता है और रिलीफ हो जाता है। तो बोन्स के जो, ये जॉइंट्स के जो पेन है वो कम हो। दिस इज यूरिक एसिड, ये गाउट। नाउ आर्थराइटिस, ये आर्थराइटिस उसी जॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन जॉइंट का स्वेलिंग इज आर्थराइटिस। बहुत बार आर्थराइटिस जो है एज के साथ होता है। एज के साथ कैसे होगा, जो जैसे आप साइनोवियल जॉइंट्स देखें तो वहां पे उसके, है ना, लुब्रिकेशन के लिए साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, राइट। तो साइनोवियल फ्लूइड अगर घटने लगे तो वहां पे जो ऑयलिंग है वो ऑयलिंग कम हो जाएगा, नेचुरली क्या होगा, और एक चीजी मटेरियल दोनों बोन के बीच में रहता है, अगर वो डैमेज होने लगे, है ना, तो अगर वो डैमेज होने लगे तो बोन्स आपस में टकराने लगेंगे, कांटेक्ट में आने लगेंगे, और इसीलिए क्या होगा, जैसे ही बोन दूसरे बोन के साथ जुड़ने लगेगा, दे विल ट्राई टू एडहेयर विथ ईच अदर, क्योंकि कैल्सिनेशन तो होता ही है बोन में, है ना। तो बोन में कैल्सिनेशन होने के कारण बोन क्या होंगे, फ्यूज करने लगे, एंड दैट कंडीशन गिव्स स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, एंड दिस इज लीडिंग टू आर्थराइटिस। ठीक है। अब है मिस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून क्या हो गया, कई बार हमारे बॉडी में होता है क्या, जैसे नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन, ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से यही इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के खिलाफ काम करने लगे, तो क्या होगा, ये हमारा इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ही दुश्मन बन गया, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जहां पे मसल और न्यूरॉन्स ज्वाइन करते हैं, उस न्यूरोमस्कुलर ज्वाइंट के खिलाफ जब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में कांटेक्ट लॉस हो जाता है, और मसल्स क्या होंगे, पैरालाइज होते रहेंगे, मतलब वो रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रेस्पॉन्स नहीं कर सकते, पर वो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस तक सेंसेशन नहीं पहुंच रहा, राइट। इस कंडीशन में क्या होगा, मसल होते हुए भी मसल काम नहीं करेगा। दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपको इनके नोट्स बनाने बुक में दिया हुआ है, आपको हम समझा दे रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, एजिंग, कई बार ऐसा होता है, ये भी एक
इनहेरिटेबल एक तरह से कह सकते हैं डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है स्केलेटल मसल का लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक डिसऑर्डर। और अगर स्केलेटल मसल का लॉस होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पैर में नमनेस आएगा, हाथ में नमनेस आएगा, हाथ पांव काम नहीं करेगा, धीरे धीरे एडवांस कंडीशन में इवन सांस लेने में भी तकलीफ होती है, और फाइनली एक्सेसिव मसल लॉस के कारण मेन यूज टू डाई, है ना, लोग मर जाते हैं। नाउ टिटेनी, इट इज ड्यू टू ए काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो बैक्टीरिया है टिटेनस बैक्टीरिया, ठीक है। वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, टिटेनस टॉक्सिन। इसके वजह से क्या होता है, मसल एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक तो ये कंडीशन है, और कॉन्ट्रैक्शन करते करते उसके सारे एटीपी यूज अप हो जाते हैं, फिर मसल पैरालाइज्ड मसल की तरह बिहेव करता है, इसको कहते हैं स्पैस्मेटिक पैरालिसिस। तो ये होता है टिटेनी। पर कई बार फिजियोलॉजिकल कॉजेस से भी टिटेनी होता है, जैसे अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई तो वैसे कंडीशन में भी कहते हैं टिटेनी होता है, मसल एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और रिदमिक बार बार कॉन्ट्रैक्शन आता है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा पैर में क्रैम्प हो गया अचानक से, दिस इज ए काइंड ऑफ टिटेनी एक्चुअली, और वो कैल्शियम डिफिशियंसी से होता है। तो कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं आप कैल्शियम खाइए, कैल्शियम की डोसेस लीजिए, ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं स्केलेटल सिस्टम के, इनके नोट्स बना के रखिएगा, है ना। और इन द नेक्स्ट, पॉज कीजिए वीडियो।